फिर से स्वागत है। तो आज हम पार्टिकल एक्सेलरेशन का पार्ट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने बीटाट्रॉन, प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन ये सब पढ़ लिया है, ठीक है। और अब अभी तक आप लोगों ने वो सब नहीं देखा है तो मेरी चैनल पे जाके ज़रूर देख लीजिए। मैंने वहाँ पे अच्छी तरह से समझाया हुआ है, जो जो रिक्वायरमेंट है बीएससी के लेवल पे वो सभी के सभी मैंने समझाया हुआ है। ओके, तो आज हम पार्ट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग ग्रेडियंट एक्सेलरेटर। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग ग्रेडियंट एक्सेलरेटर, इसको स्ट्रॉन्ग फोकसिंग एक्सेलरेटर भी बोला जाता है। इसको AGA या तो फिर AGS पे बोला जाता है। AGS का मीनिंग क्या है? AGS मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग ग्रेडियंट सिंक्रोट्रॉन। ठीक है, तो इसको AGA भी बोला जाता है, ऑल्टरनेटिंग ग्रेडियंट एक्सेलरेटर, या तो फिर स्ट्रॉन्ग फोकसिंग एक्सेलरेटर्स, या तो फिर AGS ऑल्टरनेटिंग ग्रेडियंट सिंक्रोट्रॉन। ठीक है, ये बोला जाता है। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है कि AGA मतलब कि ऑल्टरनेटिंग ग्रेडियंट एक्सेलरेटर प्रिंसिपल कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ 2 ऑप्टिकल लेंसेज। ठीक है, 2 ऑप्टिकल लेंसेज। फर्स्ट कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, और उसमें दोनों की फोकल लेंथ भी सेम होगी। मतलब कि हम ये प्रिंसिपल को समझने के लिए, ये जो एक्सेलरेटर है इसको समझने के लिए इसका मेन जो काम है वो कैसा होगा, तो इसका 2 लेंस से काम होता है। एक लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस और एक लेंस होगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होता है। देखिए, एक ये रहा, ठीक है, आगे हम कॉन्वेक्स लेंस रख सकते हैं और पीछे कॉनकेव रख सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, तो ये जो रेस आएंगे उसको कन्वर्ज करेगा, ठीक है, और कॉनकेव क्या करेगा, वो उसको डाइवर्ज करेगा। ठीक है, और ऐसे दूसरे एक तरीके से भी आ सकता है कि एक कॉनकेव लेंस, ठीक है, और दूसरी बार हम कॉन्वेक्स रखेंगे, तो यहाँ पे कॉनकेव क्या करेगा, तो ये जो रेस है उसको डाइवर्ज करेगा और उसके बाद ये जो कॉनकेव है वो कन्वर्ज करेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये दोनों का ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा करना है कि स्टार्टिंग में कॉन्वेक्स रखो, फिर कॉनकेव रखो, फिर वापस से कॉन्वेक्स रखो। ठीक है, यहाँ पे ये 2 अलग अलग इमेजेस नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि ये वाला जो कॉनकेव है सेम टू सेम यही वाला ये यही है। ठीक है, मतलब कि ये दोनों एक ही है। मतलब कि फर्स्ट ये रखेंगे, फर्स्ट वाला ये रखेंगे, उसके बाद ये रखेंगे और उसके बाद ये रखेंगे। आया समझ में? यहाँ पे दोनों को डिफरेंट करके दिखाया हुआ है। आया समझ में? अगर मैं इसको ओवरलैप कर दूँ, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ से कट कर दूँ और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन में इसके साथ अटैच कर दूँ, तो ये पूरी 1 इमेज बन जाएगी। आया समझ में? मतलब कि फर्स्ट कॉन्वेक्स होगा, उसके बाद कॉनकेव होगा, उसके बाद वापस से कॉन्वेक्स आ जाएगा। इससे उल्टा भी कर सकते हैं हम कि फर्स्ट हम कॉनकेव लें, उसके बाद कॉन्वेक्स लें, उसके बाद वापस से कॉनकेव लें। ठीक है, कुछ भी करिए, या तो फिर पहले कॉन्वेक्स लीजिए या तो फिर पहले कॉनकेव लीजिए, तीनों को लाइन में रखते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स कॉनकेव कॉन्वेक्स, या तो फिर कॉनकेव कॉन्वेक्स कॉनकेव। ठीक है, कैसे भी रखो, लेकिन लास्ट में जो हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, वो हमें ऑलवेज कन्वर्जेंट ही मिलता है। कन्वर्जेंट मतलब कि ये ऐसे, ठीक है, मतलब कि सभी जो पॉइंट्स है वो ऐसे आएंगे। कैसे भी करके आप रखो कि दोनों में से कोई भी कंडीशन रखो, लेकिन इसका जो लास्ट में जो रेज मिलेंगे हमें वो ऑलवेज कन्वर्जेंट ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इन एनी लेंस द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस बाय अ गिवन रे इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल रे। जो मेन उसका सेंट्रल रे है उससे कितना हम डिस्टेंस रखेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। कितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज देयरफॉर लार्जर इन द फोकसिंग लेंस देन द फोकसिंग लेंस एंड द नेट फोकसिंग इफेक्ट ऑलवेज रिजल्ट।
ठीक है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो हमेशा क्या होता है, लार्जर होता है डीफोकसिंग लेंस में देन द फोकसिंग लेंस। फोकसिंग लेंस क्या मतलब क्या होता है, ये वाला लेंस। क्यों? क्योंकि फोकस मतलब कि क्या, ये एक जगह पे ऐसे फोकस कर रहा है, ठीक है, मतलब ये कन्वर्ज कर रहा है। डीफोकसिंग का मीनिंग कि डाइवर्जेंस लेंस, मतलब ये कॉनकेव लेंस, ठीक है, आया समझ में। तो ये तो ऑब्वियस बात है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो हमेशा डीफोकसिंग लेंस में वो तो लार्जर ही होगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग देखो ये वाला जो एंगल होगा वो लार्ज बनेगा ये वाले एंगल से, ठीक है, वो तो सिंपल बात है। तो हमेशा क्या होता है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो ऑलवेज क्या होता है, लार्जर होता है डीफोकसिंग लेंस में, और फोकसिंग लेंस में कम होता है। और इसकी वजह से जो रिजल्टेंट फोकसिंग होगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दोनों को कंबाइन में रख रहे हैं, दोनों को सीरीज़ में रख रहे हैं, इसकी वजह से रिजल्टेंट तो मिलेगा हमें, एक बार लार्जर एंगल मिला, एक बार लोअर एंगल मिला। इसकी वजह से जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हमेशा कैसा मिलेगा, फोकसिंग इफेक्ट वाला मिलेगा, ठीक है, मतलब कि फोकस वाला मिलेगा हमें। हाँ समझ में। तो इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग देख लीजिए। यहाँ पे एक बात ये कहने की है कि इसमें जो कॉम्बिनेशन मैंने पहले बोला था कि इसमें जो हम कॉम्बिनेशन करते हैं टू लेंस का वो ऑलवेज कन्वर्जेंट ही रहता है। और क्यों? क्योंकि पहले हमने कन्वर्ज किया उसके बाद डाइवर्ज किया, ठीक है। और अगर पहले डाइवर्ज करते हैं फिर कन्वर्ज करते हैं, मतलब कि पहले कॉनकेव रखे फिर कॉन्वेक्स रखे, पहले कॉन्वेक्स रखे फिर कॉनकेव रखे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और फिर उसका रिजल्टेंट क्या मिलता है, हमें कन्वर्ज मिलता है। मतलब कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर है लेंस के, ठीक है। हम इसका ऑर्डर कैसे भी रखें कुछ मीनिंग नहीं है इसका। तो ये मेनली इसका काम मेनली ये जो क्या करता है, द एक्शन ऑफ द ऑल्टरनेटिंग रेडिएंट मैग्नेट्स ऑन द पार्टिकल इन द एक्सलेरेशन इज द सेम एज द एक्शन ऑन द लाइट रे बाय द सीरीज ऑफ लेंसेज विच आर ऑल्टरनेटिवली फोकसिंग एंड डिफोकसिंग, ठीक है। ये बार बार क्या करता है, ऑल्टरनेटिवली एक बार फोकस करेगा डिफोकस करेगा, इसके नेट हमें रिजल्ट में फोकसिंग ही मिलने वाला है, ठीक है। रिजल्टेंट तो फोकसिंग ही मिलने वाला है, ओके। इसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पर चलते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देख लीजिए, ये रहा इसका मेन फिगर, ठीक है। इसमें क्या है पहले शॉर्ट में बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये इसका डायामीटर है, ठीक है। ये 842.9 फीट डायामीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये 1 लाइन मतलब कि फीट होगा और डबल लाइन मतलब कि इंच होगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे ये क्या किया हुआ है, यहाँ पे है ना, ये हर एक जो सेक्शन है, ठीक है, उसके बीच में स्ट्रेट सेक्शन लगाया हुआ होता है, ठीक है, स्ट्रेट, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे अच्छा दिखाया हुआ है जूम करके, ये है और ये है, इन दोनों के बीच में स्ट्रेट सेक्शन लगाया हर एक के बीच में सब होता है, ठीक है। अभी कहाँ पे कैसे होता है वो भी आपको बताऊंगी। ये एक वैक्यूम पाइप है, ठीक है। यहाँ पे एक सुपर पीरियड के बीच में से सेक्शंस लगाए हुए होते हैं, वो भी स्ट्रेट सेक्शंस, ठीक है। देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो एक लेबोरेटरी है ब्रुकवन। ये जो ब्रुकवन लेबोरेटरी है वहाँ पे ये जो AGS है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। वो मेनली सर्कुलर में ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये सर्कुलर में है, ठीक है। ये सर्कुलर कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसका डायामीटर कितना है, लिखा हुआ डायामीटर कितना है 842.9 फीट है। 842.9 फीट मतलब कि इसका जो सर्कमफिरेंस है वो सर्कमफिरेंस कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 1/2 माइल जितना होगा, ओके, 1/2 माइल जितना। इसका जो मैग्नेट है, यहाँ पे ये सब मैग्नेट्स रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही कोई सेक्शन नहीं है, लेकिन ये मैग्नेटिक सब सेक्शंस है, ये सब मैग्नेट्स है। तो ये जो मैग्नेट्स रखे हुए हैं वो कितने टन के हैं, 4000 टन्स के, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 4000 टन्स के हैं। यहाँ पे ये जो मैंने सेक्शंस की बात की थी वो क्या है, टोटल 240 सेक्टर्स है,
240 सेक्टर्स। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि टोटल 240 मैग्नेट्स रखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे 1, यहाँ पे ये 2, फिर 3, ऐसे टोटल 240 सेक्टर्स है। और हर एक सेक्टर्स में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 36 इंच इंटू 39 इंच है। देखो यहाँ पर डबल किया हुआ है, डबल का मीनिंग होगा इंच और 1 का मीनिंग होगा फीट, ओके। फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, 13,000 गोस, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है गोस। तो यहाँ पे हर एक मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो 30,000 गोस होगी। इसमें मेनली क्या है कि टोटल 240 सेक्टर्स हैं, ठीक है। 240 सेक्टर्स का मीनिंग ये है कि यहाँ पे ये ऐसा लिखा हुआ है कि सुपर पीरियड ऑफ 20 मैग्नेट्स। इसका मीनिंग ये है कि टोटल 20 मैग्नेट्स रखे हुए होते हैं, ठीक है। मीनिंग क्या कि ये 1 2 3 4 ऐसे करके 20 मैग्नेट्स रखे हुए होते हैं। 20 मैग्नेट एक बार ख़त्म हो गए, उसके बाद एक स्ट्रेट सेक्शन आया, एक स्ट्रेट सेक्शन, उसके बाद वापस से यहाँ से स्टार्ट हो गया 20 मैग्नेट्स, ठीक है। उसके बाद वापस एक स्ट्रेट सेक्शन आएगा, उसके बाद वापस से 20 मैग्नेट आएंगे, ठीक है। ऐसे करके टोटल 12 सुपर पीरियड्स होते हैं, ठीक है। समझ में आया, मतलब कि ऐसा फर्स्ट 20 मैग्नेट वाला 1 पीरियड, फिर बीच में एक सेक्शन आया स्ट्रेट सेक्शन, ये स्ट्रेट सेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद वापस से 20 मैग्नेट का पीरियड, 20 मैग्नेट्स आए, उसके बाद 1 सेक्शन आया बीच में, ठीक है। वापस से 20 मैग्नेट आए, फिर 1 सेक्शन आया। ऐसे टोटल करके टोटल 12 सेक्शंस होते हैं, 12 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। और वो 12 और ये 12 सेक्शंस और ये 20 मैग्नेट्स, तो कितने हुए, 12 इंटू 20 240 हुए। ये टोटल के टोटल 240 मैग्नेट्स होते हैं। अगर यहाँ पे नंबर आया समझ में, मतलब कि यहाँ पे जो स्ट्रेट, यहाँ पे ऐसा मतलब कि हम ऐसा नहीं रख सकते कि यहाँ पे लाइन में सभी सेक्टर रख ही दो, क्योंकि ये जो पूरा है वो क्या है, पूरा सर्कुलर में है, ठीक है। तो सर्कुलर में है तो इसको थोड़ा सा इसका अरेंज करने के लिए बीच में इसको स्ट्रेट सेक्शन रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे वो लोग कि वो 20 मैग्नेट रखेंगे, फिर स्ट्रेट सेक्शन रखेंगे, वापस से 20 रखेंगे, वापस से स्ट्रेट रखेंगे, वैसे टोटल ये 12 रखेंगे, ठीक है। ऐसे 12 रो बनाएंगे और 12 के 12 इंटू 20 तो ये टोटल 240 सेक्टर हो जाएंगे। आया समझ में। यहाँ पे मेनली क्या होता है कि ये जो सब मैग्नेट्स रखे हुए हैं, मैंने इसके पहले वाले में भी बताया था, बीटाट्रॉन है, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन है, उसमें भी बताया था कि जो मैग्नेट का मेन रोल होता है वो क्या होता है कि प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन को बेंड करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेट्स क्या करते हैं, वो प्रोटॉन को बेंड करते हैं। यहाँ पे मेनली जो प्रोटॉन्स होते हैं वो स्ट्रेट सेक्शन में ही हम इम्पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन को अंदर इंजेक्ट करवाते हैं, उसके बाद यहाँ से ये जो स्टार्ट होते हैं, फिर ये जो मैग्नेट है वो ऐसा नहीं कि यहाँ से उसको बाहर निकालने में मदद करे, वो क्या करेंगे, उसको पर्टिकुलर ऑर्बिट में ऐसे घुमाते रहेंगे, ठीक है। उसका मेन काम यही होता है मैग्नेट का कि उसको पर्टिकुलर सर्कल में ऑर्बिट में घुमाते रहेंगे प्रोटॉन को, ठीक है। उसकी पर्टिकुलर फील्ड देते रहेंगे जिससे वो बाहर ना निकल पाए, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट है वो बेंड करवाते हैं प्रोटॉन को पाथ में, उसका जो डायमीटर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वो क्या करवाते हैं कि उसको स्ट्रॉन्ग फोकसिंग फोर्स देते ही रहते हैं ताकि वो अपना जो ताकि वो जो प्रोटॉन है वो वापिस ना आने पाए, ठीक है, अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में। उसके जो वैक्यूम चैम्बर है, ये जो वैक्यूम पाइप है, वैक्यूम चैम्बर है, उसमें पर्टिकुलर वो घूमते ही रहे, ठीक है, बाहर ना निकल पाए। तो इसके लिए क्या होता है, ये जो यहाँ पे ये जो 240 सेक्टर लिखा हुआ होता है ना, 36 इंच टू 39 इंच, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये राउंड शेप का, ठीक है, ये इसका सर्कमफेरेंस का लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो वैक्यूम पाइप है अलग से, अंदर वाली वैक्यूम पाइप, उसका जो डायामीटर है वो कितना है, तो यहाँ पे हाँ, तो ये बात मैंने आपको बोल दी कि बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोकसिंग फोर्स मैग्नेट प्रोटॉन को बेंड करता है। वैक्यूम पाइप की बात आती है तो वैक्यूम पाइप क्या
वैक्यूम पाइप कितना है, तो 7 इंच जितना वाइड है, तो 2 × 3/4 इंच जितना हाई है। ठीक है, इसमें जो प्रेशर है वो कितना बनता है, <10⁻⁻5 ऑफ मर्क्यूरी। यहाँ पे जो मैंने बोला कि यहाँ पे मैग्नेट्स है वो अरेंज किए हुए हैं 12 सुपर पीरियड्स ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑफ 20 मैग्नेट्स ईच। ओके, आया समझ में। यहाँ पे मेनली क्या करते हैं कि ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक ग्रेडियंट दिया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो सर्कुलेटिंग प्रोटॉन है वो सर्कुलेटिंग में घूमते रहते हैं और फोकस होते रहते हैं और डीफोकस होते रहते हैं। ठीक है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे वो एकदम टाइटली फोकस्ड बीम की तरह काम करते हैं और मैनी मैग्नेट्स में से पास होते होते वो अपना एक पर्टिकुलर जो एक्सेलरेशन है वो कायम रखते हैं। आया समझ में। तो उसके बाद देखिए कि यहाँ पे जो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे हर एक के बीच में ऐसे स्ट्रेट सेक्शन लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रेट सेक्शन है वो 10 फीट जितने होते हैं। ठीक है, लेंथ में। तो बिटवीन सुपर पीरियड्स एंड इन द मिडल ऑफ ईच सुपर पीरियड 10 फीट स्ट्रेट सेक्शन लेंथ उसकी होती है। ठीक है, अभी ये जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, अभी ये जो हमने जो यूज़ किया है, ठीक है, ये जो यूज़ किया है उसमें 12 रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्सेलरेटिंग स्टेशंस का यूज़ होता है। ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ तक इंक्रीज होती है, 1.4 to 4.5 मेगा साइकिल पर सेकंड इन वन पल्स। ठीक है, एक पल्स में ये इतना साइकिल पर सेकंड जितना फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीमेंट करता रहता है। ये जो हमारा ऑल्टरनेटिंग ग्रेडियंट एक्सेलरेटर है वो क्या करता है, इतनी फ्रीक्वेंसी जितना वो एक्सेलरेट करवाता है। ठीक है, इंक्रीज करता है। इसलिए जो अभी हम मेन क्या करते हैं, ये जो हमारा एक्सेलरेटर है उसमें हमें प्रोटॉन को इजेक्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोटॉन को हम जो इजेक्ट करवाते हैं वो 50 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट जितनी एनर्जी वाली स्ट्रेट लाइन में इंजेक्ट करवाते हैं। ठीक है, मैं स्ट्रेट लाइन मैंने दिखाई थी कि हर एक सेशन के बीच में ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, उसमें हमें प्रोटॉन को इंजेक्ट करवाना पड़ता है। अभी प्रोटॉन को तो इंजेक्ट करवाना है, लेकिन वो भी कितना, 50 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी जितना। अभी इतनी एनर्जी उसको देनी तो पड़ेगी प्रोटॉन को, तो वो कहाँ से आएगी। ठीक है, तो वो जो एनर्जी है उसको हमें देनी पड़ेगी। पहले तो प्रोटॉन को थोड़ा एक्सेलरेट करवाना पड़ेगा दूसरे कोई जनरेटर से। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सेलरेटर लिखा हुआ है, कोक्रॉफ-वॉल्टर जनरेटर। ठीक है, ये जो जनरेटर है इससे हम इसको प्रोटॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं। कितनी, 750 keV जितना एक्सेलरेट करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको लाइन एक्सेलरेटर में भेजते हैं ताकि वो वहाँ से एक्सेलरेट हो पाए 750। यहाँ ये जो जनरेटर है वहाँ पे तो ये 750 keV किलो इलेक्ट्रोवोल्ट जितना ये एक्सेलरेट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम उसको लाइन एक्सेलरेटर में भेजो क्योंकि हमें कितना करवाना है, 50 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ये तो अभी तक 750 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट ही हुआ है। ठीक है, इसके भी आगे ले जाना है तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लॉन्ग एक्सेलरेटर में उसको भेजेंगे। अभी लॉन्ग एक्सेलरेटर है उसका जो सिलिंड्रिकल टैंक है वो 3 फीट डायमीटर में है और 110 फीट लॉन्ग है लेंथ में। ठीक है, और उसमें 124 ड्रिफ्ट ट्यूब है अलोंग इस एक्सिस, मतलब कि SC1 सपोज ऐसे सर्कुलर हो। ठीक है, सपोज एटलीस्ट ऐसी सर्कुलर हो तो यहाँ पे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ऐसे टोटल 124 ड्रिफ्ट ट्यूब। ड्रिफ्ट का मीनिंग होता है वहाँ पे ऐसे घूमता है। ठीक है, वहाँ पे ऐसी लाइन में रखी हुई होती है ट्यूब। ड्रिफ्ट का मीनिंग वहाँ पे उसको एक्सेलरेट करवाता है और वहाँ पे
सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेट करवाता है। ओके, तो उससे क्या होता है, ये 750 तो हो गया। तो यहाँ पे अगर हम उसको लाइन एक्सेलरेटर भेजेंगे तो वहाँ से ये प्रोटॉन है वो 90 keV जितनी एनर्जी गेन करता है, ठीक है, पर रिवोल्यूशन। और वो 30 BeV का मीनिंग होगा बिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। तो ये जो हम उसको एक्सेलरेट करवा रहे हैं वो 90 keV तक तो पहुंच गया। उसके बाद ये टोटल 3,25,000 रिवोल्यूशन अराउंड जितने रिंग में रिक्वायर करता है, और उसको 30 बिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट जितनी एनर्जी तक ये पहुंच जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये सोच सकते हो कि जब हम 50 MeV जितना प्रोटॉन को इंजेक्ट करवा रहे हैं, उसके बाद वो ये जो ऑल्टरनेटिंग ग्रेडियंट एक्सेलरेटर है उसमें जाने के बाद ये 30 बिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट जितनी एनर्जी गेन कर लेता है। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन बीम है वो बाद ऐसे लास्ट में एप्रोप्रिएट टारगेट पे हम एप्रोप्रिएट जो हमारा टारगेट है, ठीक है, जो हमारा सब्सटेंस है उसमें हम उसको रिडायरेक्ट करवाते हैं, और उसके बाद रिजल्टिंग हमें उसमें से रेडिएशंस मिलते हैं, ठीक है। वहाँ से हमें रेडिएशंस वो एमिट करता है, उसमें लास्ट में हमें रेडिएशन मिलता है। आया समझ में, मतलब कि द प्रोटॉन बीम थस obtained can be directed at appropriate target substances and the resulting reactions can be studied by means of the emitted radiation। ओके, आया समझ में। तो यहाँ तक हमने हमारा जो साइक्लिक एक्सेलरेटर का काम है वो ख़त्म कर दिया है, ठीक है। टोटल हमने 4 एक्सेलरेटर पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़ा बीटाट्रॉन कंडीशन भी पढ़ी उसमें। उसके बाद पढ़ा प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन, फिर पढ़ा सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, उसके बाद लास्ट में ये हमने आज पढ़ा है ऑल्टरनेटिंग ग्रेडियंट एक्सेलरेटर। ओके, तो ये वीडियो यहीं तक था। तो मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी डाउट होता है किसी भी एक्सेलरेटर के बारे में, या तो फिर इसके पहले मैंने एलिमेंट्री पार्टिकल वाला भी टॉपिक पूरा पढ़ाया है, वहाँ तक भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।